हेलो डियर, स्वागत है आपका पीके साहू सीजी चैनल में। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री का सेकेंड सेम का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड वीडियो आपके सामने लाए हैं। इसमें हम लोग इस टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर बहुत सारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है उनका अलग अलग केमिकल शिफ्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो केमिकल शिफ्ट पढ़ने से पहले आप लोग को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। केमिकल शिफ्ट में स्केल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे टीएमएस स्केल। बेसिक ये टीएमएस स्केल यहाँ पे यूज़ करते हैं। और टीएमएस स्केल इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे क्योंकि टेट्रामिथाइल जो सिलेन है इसको हम लोग एक आइडियल मानते हैं, क्योंकि इसका जो सिग्नल है यहाँ पे सिलेन है, ये जो है टेट्रामिथाइल सिलेन, यहाँ पे CH3 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 एक आइडियल कंपाउंड है। हम इसके द्वारा जो सिग्नल दिए गए उसको हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और टीएमएस स्केल में जब टीएमएस स्केल हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे टेट्रामिथाइल सिलेन इसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं 0 से। अब 0 से इधर में हम लोग मानते हैं माइनस रीडिंग और इधर में प्लस रीडिंग। यहाँ पे प्लस रीडिंग इसलिए मानते हैं, यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं इसको, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। और ये जो साइड होगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन होगा। इधर जैसे जाएंगे हायर फ्रीक्वेंसी रीजन और इधर जैसे जाएंगे वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन। तो लेफ़्ट साइड ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी रीजन आएगा और राइट साइड यहाँ पे आएंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में आएंगे। जनरली जो हाइड्राइड आयन, अगर मेटल से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है, हाइड्राइड आयन यहाँ पे बनेगा तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में आएंगे। और हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर अटैच्ड है प्रोटॉन तो वो जनरली क्या होगा, वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में सिग्नल देगा। तो ये हमारा बेसिक टीएमएस स्केल है। यहाँ पे इसी स्केल के बेस पर यहाँ पे एनएमआर का सिग्नल हम लोग प्लॉट करेंगे और इसी स्केल पर हम लोग एनएमआर सिग्नल प्लॉट करते हैं। तो इसको पहले समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल शिफ्ट के ऊपर। केमिकल शिफ्ट यहाँ पे मिलता कैसे है, यहाँ पे अलग अलग केमिकल का जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग रीजन में मिलता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रीजन में हमको सिग्नल मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। मतलब कोई केमिकल है अगर किसी ग्रुप के साथ वो अटैच्ड होगा तो लेफ्ट साइड मूवमेंट करेगा या राइट साइड मूवमेंट करेगा, मतलब उसका हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में वो शिफ्ट करेगा या लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में शिफ्ट करेगा। इसी को क्या कहेंगे, केमिकल शिफ्ट। तो ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में और डिटेल में यहाँ। हाँ, तो केमिकल शिफ्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बेसिक से एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे केमिकल शिफ्ट के लिए फार्मूला, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला था गामा बीटा 0 2 पाई, ये फार्मूला था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो गामा तो एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है, बीटा 0 भी एक कांस्टेंट टर्म ही हो जाता है। कांस्टेंट टर्म कैसे, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सभी प्रोटॉन के लिए एक समान ही होगा। अब सभी प्रोटॉन के लिए एक समान होगा, इसका मतलब सिग्नल एक समान आएगा। तो इस फार्मूला में कुछ मॉडिफिकेशन करने की हमको ज़रूरत है। इस फार्मूला में हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड तो करता है, इससे अच्छा हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग डिपेंड करता है। ये अगर निकालेंगे तभी यहाँ पे सिग्नल हम डिफरेंट प्रोटॉन का डिफरेंट आएगा। अदरवाइज अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग बात करें तो सभी का सिग्नल तो एक समान आ जाएगा, तो ये गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे बेस ना करके हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं केमिकल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी भी प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल शिफ्ट। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लोअर डेंसिटी का होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी में सिग्नल देगा यहाँ पे। तो हमको ये बात याद रखना है। वो कैसे, इस फार्मूले से हम लोग देखते हैं अभी। अब यहाँ पे बीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा
इफेक्टिव, इसके बदले बीटा जीरो के बदले हम लोग लिख सकते हैं बीटा इफेक्टिव। अब बीटा इफेक्टिव इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा जीरो माइनस बीटा आई। अब ये बीटा क्या आई क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये बीटा इफेक्टिव है जो कि फाइनल इफेक्टिव यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बीटा जीरो क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग सिंपल से एक उदाहरण लेके देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 CH2 Cl, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। यदि इस मॉलिक्यूल को हम लोग देखते हैं तो ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बदले फ्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता ही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ये। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये अधिक पास है क्लोरीन के CH2 जो है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो CH2 जो है अधिक पास है किसके, क्लोरीन के, किसके कंपैरिजन में, CH3 के। तो CH3 के पास हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास ये जनरली हम लोग देखते हैं कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा यहाँ पे। तो CH2 के पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, CH3 के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, अब इस फार्मूले में हम लोग लागू करके देखते हैं। फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्टीमेटली इस फार्मूले को लिख सकते हैं गामा बीटा इफेक्टिव अपॉन 2 पाई। तो ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। और बीटा इफेक्टिव इक्वल्स टू हम लोग अब देख ही रहे हैं, ये फार्मूला हमारे पास है बीटा इफेक्टिव के बदले। अब इस फार्मूला में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 के पास क्या है, यहाँ पे लो है। इसका मतलब बीटा इफेक्टिव का मान क्या होगा, यहाँ से अगर इसका वैल्यू पुट करें, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, CH2 के पास लो है और CH3 के पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इस केस में अगर देखते हैं तो बीटा इफेक्टिव का मान यहाँ पे, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये बीटा इफेक्टिव का मान क्या होगा यहाँ पे। तो बीटा इफेक्टिव का मान यदि इस केस में अगर देखें, बीटा आई का मान, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जितने ज़्यादा होगा उतना केमिकल शिफ्ट यहाँ पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, इसका किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इसका ज़्यादा है, CH3। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बीटा इफेक्टिव किसका ज़्यादा है। तो बीटा इफेक्टिव अगर हम लोग बात करें तो बीटा इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, बीटा इफेक्टिव इसका ज़्यादा होगा। बीटा इफेक्टिव CH2 का ज़्यादा होगा, CH3 का बीटा इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि बीटा जीरो में माइनस होगा, बीटा जीरो तो कॉमन है दोनों के लिए। तो इस केस में हम लोग देखते हैं बीटा इफेक्टिव किसका ज़्यादा हो गया, इसका। अब इस फार्मूले में हम लोग ये वैल्यू रखते हैं बीटा इफेक्टिव। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो अगर हम लोग बात करें तो किसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगा, अब इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसका ज़्यादा है, CH2 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, किसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो इसका बीटा इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा ज़्यादा रीजन में मिलेगा, CH2 जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रीजन में मिलेगा। अब इसलिए हम लोग TMS स्केल में अगर बात करें हैं कि फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है, CH2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, यहाँ पे CH2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अब इसलिए हम लोग बात करेंगे कि TMS स्केल में पहले ही आपको बताया हूँ कि ये हायर फ्रीक्वेंसी रीजन इधर होगा और लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन इधर होगा। तो इस ग्राफ में, इस TMS स्केल में हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में सिग्नल किसका मिलेगा, 2H का मिलेगा यहाँ पे, और लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में किसका मिलेगा, 3H का हमको सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ सिग्नल मिलेगा 3H का और यहाँ पे सिग्नल मिलेगा 2H का। 2H का सिग्नल हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में है, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन,
और 3H का फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो यहाँ पे इससे आप समझ गए कि टोटली जो केमिकल शिफ्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा ये कंक्लूजन ये रहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि केमिकल शिफ्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। तो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन हैं, उनका केमिकल शिफ्ट क्या होता है ये हम लोग देख। चलिए तो फिर केमिकल शिफ्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटॉन ये हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना ही है, ये रट्टा मारोगे तभी बनेगा कोई भी क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आता है। तो जनरली नेट सेट के लिए भी फ़ायदेमंद ये और क्वेश्चन कुछ आते हैं MSc लेवल पे भी, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है बहुत सारे टॉपिक में। और यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग प्रोटॉन हैं, उनका केमिकल शिफ्ट क्या क्या है। यहाँ पे ये A to Z आपको रट्टा मारना है। यहाँ पे प्रोटॉन यदि अटैच्ड है sp3 कार्बन, sp3 कार्बन आप समझते हैं sp3 कार्बन कैसे होगा यहाँ पे कि sp3 जो कार्बन है CH3 की अगर हम लोग बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हर कोई जानते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं CH2 की अगर बात करें, CH की अगर बात करें, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन से जो प्रोटॉन अटैच्ड है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन अटैच्ड हैं, 2 प्रोटॉन अटैच्ड है, 1 प्रोटॉन अटैच्ड है। मैं हाइड्रोजन के प्रोटॉन NMR या H1 NMR आप जानते हैं, सेम चीज़ होता है यहाँ पे। तो इनका जो सिग्नल होता है 0.5 से लेकर 1.5 तक का यहाँ पे केमिकल शिफ्ट आपको मिलेगा। अब ये ppm है, पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ की अगर बात करें, प्रोटॉन विथ sp3 कार्बन अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यही प्रोटॉन इसके बगल में से एक वैलेंसी मैंने यहाँ पे छोड़, यहाँ पे 2 वैलेंसी छोड़ा है, 1 वैलेंसी छोड़ा है, यहाँ पे 3 वैलेंसी छोड़ा है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया उस केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आने के कारण इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में यहाँ पे केमिकल शिफ्ट यहाँ पे इसका चला जाएगा। मतलब इसका जो केमिकल शिफ्ट होगा हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की ओर होगा। इसी को हम लोग केमिकल शिफ्ट ही बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड हो जाने के कारण इसका जो NMR सिग्नल होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 3.6 से लेकर 4.5 तक का ये कवर करेगा अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे होने पर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉन अटैच्ड विथ sp2 कार्बन। अब sp2 कार्बन में 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ओलिफिनिक प्रोटॉन एल्किन है ना, दूसरा एरोमेटिक प्रोटॉन। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग टाइप, बेंजीन रिंग प्रोटॉन से अटैच्ड प्रोटॉन है यहाँ पे। तो एलिफिनिक प्रोटॉन में जो सिग्नल आएगा 5.5 से लेकर 7 ppm तक का आएगा। जबकि एरोमेटिक प्रोटॉन से अगर एरोमेटिक प्रोटॉन होगा, बेंजीन सिस्टम से अटैच्ड प्रोटॉन होगा, तो उसका जो केमिकल शिफ्ट होगा 6.5 से लेकर 8 ppm तक का वो फ्रीक्वेंसी रीजन कवर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन अटैच्ड विथ sp कार्बन। तो sp कार्बन मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें ट्रिपल बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे है और उससे अटैच्ड कोई प्रोटॉन है, तो उसका जो सिग्नल होगा ये होगा, घट जाएगा, बहुत घटा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 से लेकर 3.5, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो जब फैक्टर अफेक्टिंग जो पार्ट यहाँ पे हम लोग समझाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो ओरिएंटेशन होता है sp कार्बन से अटैच प्रोटॉन का वो शिल्डेड रीजन में आ जाता है। तो शिल्डेड रीजन में आने के कारण क्या होता है, वो अपोज हो जाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, वो उनका मूवमेंट हो जाता है, उनका प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी उनके मूवमेंट अपोजिट मूवमेंट हो जाता है। अपोजिट होता है मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में यहाँ पे चला जाएगा और ये 2 से लेकर 3.5 तक के वहाँ पे ppm सिग्नल देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का जो केमिकल शिफ्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की ओर यहाँ पे जाएगा। और इस हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में जाने का कारण क्या होता है कि एक तो इनका ओरिएंटेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करते हैं इनका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन क्या होता है,
डीसेलेटेड रीजन में जाता है। अब डीसेलेटेड रीजन में जाने के कारण क्या होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी रीजन वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में सिग्नल देगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे देख इसमें 2 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2 है यहाँ पे, जबकि इस वाले में एल्डिहाइड में 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन होगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रीजन होगा हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में यहाँ पे केमिकल शिफ्ट देगा। और 8 से 10 में ये दे रहा है और 11 से 12.5 इसके बीच केमिकल शिफ्ट यहाँ पे देगा। तो हम लोग ये चार्ट आपको याद करना ही है, कहीं ना कहीं ये चार्ट डायरेक्ट आपके काम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या होगा। और नेट सेट में तो आता ही है, इससे क्वेश्चन हर साल है, तो आप देख लेंगे कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट जो है, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट को, क्योंकि टाइम थोड़ा सा और MB भी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें सिग्नल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इसको।